छत्तीसगढ़ में साय सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की कवायद में है। कैबिनेट ने एक मंजूरी दी है इस विषय को लेकर। जो प्रस्ताव आया था, ये प्रस्ताव ये कहता है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक समिति बनेगी। समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति के अन्य सदस्यों का चयन मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। इस समिति का अवधि कितनी होगी, कितने समय में इसे अपनी रिपोर्ट तैयार कर देनी है, कब ये विधानसभा में पेश होगा, इसे लेकर इस जानकारी में मौन है। ये जानकारी नहीं मिल रही है, मगर ये सुनिश्चित है कि अब एक समिति का गठन होगा जो समान नागरिक संहिता को लेकर काम करेगी। अब जबकि ये विषय आया है, प्रदेश में एक बार फिर चर्चा छिड़ गई। समान नागरिक संहिता को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों तरह के मत एक के हैं। तो मैं आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आखिरकार समान नागरिक संहिता का मसला क्या है, पक्ष में कहने वाले क्या तर्क देते हैं, विरोध में कहने वाले क्या तर्क देते हैं और इसे लेकर समय समय पर क्या क्या बातें हुई हैं, और भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। सबसे पहले ये समझिए कि समान नागरिक संहिता का भावार्थ या संदर्भ या अर्थ क्या है। तो समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए मुख्य रूप से कई कानूनी प्रावधान समान होंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति या समूह को उसके धर्म, जाति, परंपरा के अनुरूप कोई विशेष संरक्षण या कि उस मामले की सुनवाई उसकी परंपरा या उसके धर्म के अनुरूप न हो, समान रूप से जो एक कानून बना हुआ है उसके तहत हो ये रहा है। विषय ये इसलिए बार बार उभर जाता है क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक का विषय हो, विवाह से लेकर तलाक तक का विषय हो, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण जैसे कई विषय आते रहे हैं अलग अलग समय में, अलग अलग वक्त में, दौर में। और जब कभी ये मसले आते हैं तो विवाद तब पैदा हो जाता है जब इसमें जुड़ जाता है धर्म। धर्म ऐसा जुड़ता है कि जो व्यक्ति इस मामले में या तो पक्ष में है या कि विपक्ष में है, वो यह दलील दे देता है कि हमारे धर्म में जो के हिसाब से जो हमारा पर्सनल लॉ लागू है उसके हिसाब से हम जो कर रहे हैं सही है, आप या जो बाकी व्यवस्थाएं निर्देशित देती हैं उसे हमारा पर्सनल लॉ रोकता है। तो ये बार बार विषय जब आने लगे थे, ये बार बार जब कन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो समान नागरिक संहिता की बात उतनी ही बार उठती रही है। ऐसा नहीं है कि ये बात सियासत में ही होती रही है, ये बात सुप्रीम कोर्ट की से भी गूंजी है और एक बार नहीं कई बार गूंजी है। सुप्रीम कोर्ट में ये विषय 5 बार, जो उससे भी ज़्यादा हो सकता है, पर 5 का समय और चूँकि केस मुझे ध्यान है इसलिए 5 तो मैं बता ही दे रहा हूँ। पहली बार जो उसका जिक्र आया, अपनी याद अपनी जानकारी के हिसाब से, इसके पहले भी आया होगा पर वो हमारे संज्ञान में नहीं है। 1985 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की बात कही थी। ये विषय था, जो केस आया था, ये केस आया था मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाहबानो केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 44 एक डेड लेटर है, मृत पत्र बन चुका है और इस पे क्रियान्वयन होना चाहिए। अनुच्छेद 44 का जो जिक्र है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद 1995 में सरला मुदगल बनाम भारत संघ और जॉन वल्लटम बनाम भारत संघ का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। ये मामला आया 2003 में, सरला मुदगल का मामला आया था 1995 में। इन दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में यूसीसी लागू करने की आवश्यकता है। इसके बाद 2017 में यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट की फिर से टिप्पणी आई, जबकि मामला आया शायरा बानो बनाम भारत संघ का। ये मसला 3 तलाक से जुड़ा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा कि 3 तलाक की ये जो प्रथा है ये असंवैधानिक है और मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और समानता का उल्लंघन करती हैं। इसी केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद को मुस्लिम विवाह और तलाक को विनियमित करने के लिए कानून पारित करना चाहिए। ये माना गया कि ये जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, ये यूसीसी लागू किए जाने के समर्थन में ही कही है। अब जो बात ये आ रही थी, जो मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अनुच्छेद 44 का जिक्र करते हुए क्यों कहा डेड लेटर है, तो अब जरा जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान का जो अनुच्छेद है 44 वो क्या है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में कहा कि ये
डेड लेटर यानी मृत पत्र बन गया है और इस पर क्रियान्वयन होना चाहिए। ये जो शब्द है समान नागरिक संहिता, इसका उल्लेख मिलता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में। इसी संविधान के अनुच्छेद 44 का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में कहा था कि ये डेड लेटर बन गया है, मृत पत्र, और इसका क्रियान्वयन होना चाहिए। ये जो संविधान का अनुच्छेद 44 है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, यानी कि जिसे आप कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका हिस्सा है। ये अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ये जो शब्द हैं ये थोड़े लचीले हैं, तो इन लचीलेपन की मायने क्या है? तो इसके मायने यही हैं कि संविधान ने समान जो सिविल संहिता है, समान नागरिक संहिता है, यूसीसी है, इसके क्रियान्वयन करने के लिए राज्यों को स्वतंत्र छोड़ा, उनके विवेक पर छोड़ा कि आप इसे लागू करें, कब करें, कैसे करें, या कि जो भी करें, ये राज्यों के विवेक को छोड़ दिया। जब आप पुरानी किताबों को पलटाएं कॉन्स्टिट्यूशन के समय की, जैसा कि ये संविधान का अनुच्छेद 44 की बात है, तो पुरानी किताबों में इस बात का जिक्र मिलता है। और आज भी जो लोग यूपीएससी की पढ़ाई करेंगे, वो जब इस विषय को देखेंगे तो उन्हें उनके स्ट्रक्चर में भी मिलेगा, जो किताबें आती हैं उसमें भी मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये विषय आया था कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए देश में, तो मुस्लिम सदस्य जो थे उस संविधान सभा के, उन्होंने इसका विरोध किया था और उन्होंने ये कहा कि ये जो धार्मिक प्रथाएं हैं, आप समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हो, हमारी मांग तो ये है कि जो धार्मिक मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, वो सुरक्षित रहें, उसके लिए उपाय करना चाहिए। समान नागरिक संहिता को आप अभी छोड़ दीजिए। इसके साथ साथ आपत्ति ये भी थी कि ये इतना जटिल और इतना वृहद विषय है कि ऐसे एक क्षण में नहीं हो सकता, इससे बहुत सारी गंभीर स्थितियां बनेंगी और अभी प्रारंभिक तौर पे तो जो रीति रिवाज परंपराएं हैं उनको सुरक्षित रखने का काम कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। तो इस पर कुछ आगे हुआ नहीं। लेकिन वही किताबें या वही संदर्भ ये बताते हैं कि समान नागरिक संहिता के पक्ष में जो नाम थे, वो नाम थे के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी और खुद बी.आर. अम्बेडकर। ये मानते थे कि समान नागरिक संहिता प्रभावी होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए और ये देश में समानता बढ़ाएगी। पर ये बात कब की है? ये बात है संविधान जब बन रहा था 1949-50। तब की बात, तब की सोच और अब की बात, परिस्थितियाँ बहुत सारी बदलती रही हैं। गंगा में बहुत सारा पानी बह गया है। तो बहरहाल जब ये बात हो रही थी संविधान सभा की और तमाम तरह की चीज़ों की, तो वो एक बात थी। अब जो लोग इसका समर्थन करते हैं वो क्या तर्क देते हैं वो जानिए। जो यूसीसी का यानी समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं, बड़ा पुरजोर समर्थन करते हैं। उनका जो तर्क है उसमें उनका कहना ये रहता है कि देखिए, एक साझा पहचान रहेगी, भारत एक देश है, हर नागरिक की एक संयुक्त पहचान रहेगी कि सभी एक समान कानून के दायरे में हैं, सबके ऊपर एक ही कानून लागू होता है। विभिन्न व्यक्तिगत जो कानून यानी वही पर्सनल लॉ के जो मसले हैं, उसके कारण जो सांप्रदायिक संघर्ष या तनाव की स्थिति बन जाती है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि समान नागरिक संहिता रहेगी। और जब समान नागरिक संहिता प्रभावी होगी तो सभी के लिए समानता, सभी के बीच बंधुत्व और सम्मान सबका सुदृढ़ होगा। एक तर्क ये भी आता है कि कानून सरल होगा, कानूनी ढांचे जो हैं उसमें सामंजस्य बनेगा। दावा ये भी होता है जो समर्थक हैं उनका कि जब ये लागू होगा तो मानव अधिकार और संवैधानिक जो मूल्यों की विपरीत प्रथाएं हैं, जैसे बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक वगैरह वगैरह बहुत सारी, तो इन सबको ये समाप्त कर देगी। महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे और मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ये वो कहते हैं जो इसके पक्ष में हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे तर्क हैं, पर मैंने उन तर्कों को लिया जो संक्षेप में मगर विस्तार रखते हैं। अब जरा ये देख लीजिए कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका क्या तर्क है। जो लोग इस यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो संविधान के एक अनुच्छेद का जिक्र करते हैं, वो है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन 25 है, वो भारत के नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। ये है
भारत के संविधान का अनुच्छेद 25। जो लोग यूसीसी का विरोध करते हैं, समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं, वो ये कहते हैं कि यदि ये चीज़ लागू हुई तो ये अनुच्छेद 25 का ही विरोध हो जाएगा, उसकी अवहेलना हो जाएगी। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ भारत के संविधान ने भारत के नागरिक को दी हुई है, जिसमें उसको इस बात की स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म को अबाध रूप से माने, उसके अनुरूप आचरण करे, उसकी स्वतंत्रता है उसको। तो जब आचरण करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी प्रथा, परंपराएं, नियम है, उनका अनुपालन करेगा। तो यदि ये जो बात है ये संविधान से मिली हुई बात है, इसका विरोध यदि हम कर दें और एक समान नागरिक संहिता जैसी कोई चीज़ आ जाएगी तो इससे वो चीज़ बाधित होगी, इसलिए संविधान के खिलाफ है। दूसरा तर्क जो आता है वो ये है कि उसमें तर्क कम है, मगर एक बात है। बात यह है कि इसमें बहुत सारी विभिन्न धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं हैं, और समान नागरिक संहिता इन सब को समेकित करेगी और एक रूप से लागू करेगी। तो लोग ये मानते हैं कि ये बेहद संवेदनशील विषय है, और इतना संवेदनशील है कि बहुत व्यापक इसमें काम करना पड़ जाएगा। वो लोग जो इसका विरोध करते हैं और जो इसका समर्थन करते हैं, दोनों कम से कम इस मामले में एक बात ज़रूर कहते हैं कि ये एक इतना विस्तारित विषय है कि इसके लिए बहुत व्यापक विधायी ज्ञान होना चाहिए, संवैधानिक ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद ही विस्तृत कानूनी ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए, और उस पर भी बहुत सारे विचार विमर्श होने चाहिए। इसके कई चरण हैं, एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि इसको बना दिया जाए, तैयार कर दिया जाए और बस आनन फानन में ले आए। बहुत ही ज़्यादा विस्तारित मसला है। अब ये भी एक बात कही जाती है इसी के साथ कि जो इसे तैयार करे, जो लोग इसे तैयार करेंगे, उनमें व्यापक और सशक्त प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए। संबंधित कानून जो हैं, कई कानून जाहिर है वो हटेंगे, कुछ रहेंगे, जो रहेंगे वो समान नागरिक संहिता के जो मान्य परिभाषाएं हैं उसके अंतर्गत उसको लाए जाएंगे। तो इन सब का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पारंपरिक जो प्रथाएं हैं वो बाधित न हों, क्योंकि अगर पारंपरिक प्रथाएं बाधित होंगी तो इससे सामाजिक अशांति फैलेगी। ये वो कहते हैं जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। अब एक और अहम ज़रूरी बात, जो राजनीतिक दल हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़, उनका रवैया जो है ना वो बड़ा दाएं बाएं सा रहता है। या तो ये मौन हो जाते हैं या तो ये विरोध करते हैं, मगर ये मौन, विरोध या समर्थन, ये जो कुछ होता है ये तात्कालिक वोट बैंक के आधार पे होता है। बीजेपी को हमेशा से उग्र बोली ठोली वाली, हिंदुत्व की भाषा बोलने वाली और उसे पसंद करने वाली पार्टी कहा जाता है। तो वो समान नागरिक संहिता का जब भी जिक्र करती आई, और याद रखिएगा बीजेपी की स्थापना से ये बात आती रही है, यानी कि आप ये मानिए कि जैसा मैं शुरू में बता रहा था, जैसे राम मंदिर एक कोर मुद्दा है बीजेपी का, वैसे समान नागरिक संहिता एक कोर मुद्दा है। इसको जोड़ा जाता है उस बहुत प्रचारित शब्द से जिसका बीजेपी बार बार प्रयोग करती रही, तब जबकि वह केंद्र में सत्ता में नहीं थी या कि राज्य में बहुतरी जगहों पर सत्ता में नहीं थी, तब सत्ताधारी दलों के खिलाफ बार बार इस शब्द का इस्तेमाल होता था। और अब भी जहां पर बीजेपी विपक्ष में है, बड़े शान से शब्द का इस्तेमाल करती है, और वो शब्द है तुष्टीकरण। बीजेपी का मानना है कि तुष्टीकरण से नुकसान होता है, समान नागरिक संहिता आ जाएगी तो इससे फ़ायदा होगा। लेकिन कांग्रेस हो या अन्य दल हों, उन सब के पास अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बातें हैं। जैसे कि सिर्फ एक धर्म का ही मसला नहीं है, धर्म तो खैर है ही है, विषय वृहद विषय है। कभी कभी उसमें जो अन्य जाति जनजातियां हैं उनका विषय भी आ जाता है कि कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जनजाति व्यवस्थाएं हैं, जनजाति परंपराएं हैं, उनका क्या होगा। वो परंपराएं तो बहुत संरक्षित रखे जाने की ज़रूरत है। आदिवासियों की कई परंपराएं हैं, उनको संरक्षित रखे जाने की ज़रूरत है। और यदि समान नागरिक संहिता आ जाएगी तो फिर वही बात कि वो जो धार्मिक परिवेश, वो जो उनका परंपरागत रहन सहन या जो उनके आचरण हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो उससे संरक्षण कैसे मिलेगा, और इससे बहुत व्यापक तौर पे अशांति होगी। इसलिए इन सारे कारणों को बताते हुए इसका विरोध किया जाता है। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है? समान नागरिक संहिता का मतलब है कि धर्म आधारित अलग अलग कानूनों की समाप्ति हो, एक कानून बने ताकि वैधानिक प्रक्रिया में समानता हो और न्याय प्रक्रिया जटिल होने के बजाय सरल हो।
बहुत संक्षेप में समान नागरिक संहिता का इतना ही मतलब है। यानी कि कोई भारत का नागरिक, यदि दो भारत के नागरिक हैं, तो एक व्यक्ति पर यदि कोई चीज़ बाधित होती है, कानून शासित होता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति उसी गलती को करके ये नहीं कह सकता कि मेरी परंपराओं में भले ये इसके हिसाब से गलत हो, पर मेरी परंपराओं में तो ये सामान्य है, सहज है, इसलिए मैं इसका पालन करूंगा। समान नागरिक संहिता कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नियम कानून समान हैं, भारत के हर नागरिक को इस कानून का पालन सम्मान करना होगा। अब बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में, जैसा मैंने बताया, ये कोर सब्जेक्ट है बीजेपी का। 1980 से बीजेपी इस शब्द को बड़े पुचकारते हुए मौके बेमौके खूब इस पर काम करती रही है, बात करती रही है। एक अरसा रहा है 1980 से लेके 2000 तक का कि जब केंद्र में मुकम्मल सत्ता हासिल नहीं थी, विपक्ष का मतलब बीजेपी कहा जाता था। उस समय सत्ता में चाहे जो दल हो, उसके लिए बीजेपी अक्सर कहती थी तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण के खिलाफ एक शब्द समान नागरिक संहिता लागू करो। अभी हालिया दिनों यानी कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2024 को लाल किले की प्राचीर से एक शब्द इस्तेमाल किया संबोधन के दौरान। उन्होंने कहा कि सेकुलर सिविल कोड लागू होना चाहिए, और कहा कि धर्म के आधार पर भेदभाव करने और बांटने वाले कानूनों का कोई स्थान नहीं हो सकता, और इसको नहीं होना चाहिए। और मौजूदा जो नागरिक कानून थे ना 2024 में, वो कह रहे थे 15 अगस्त 2024 को कि मौजूदा नागरिक संहिता जो है वो कम्युनल सिविल कोड है। ये लाल किले से कई बात। हालिया दिनों का विषय ये है कि 14 अप्रैल 2026 को देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से समान नागरिक संहिता का जिक्र किया। समान नागरिक संहिता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये संविधान की अपेक्षा है कि इस देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। देश में किन किन राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू है, ये भी जरूरी है जानना। देश में उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है फिलहाल जो समान नागरिक संहिता जहाँ पे लागू है, प्रभावी है। इसके अलावा गोवा एक राज्य है जहाँ पर भी समान नागरिक संहिता प्रभावी है। और पुर्तगाल, चूँकि पुर्तगाल का उपनिवेश था, तो उस समय के जो कुछ नियम हैं उनके आधार पे ये बना हुआ है, मगर बहुत सख्ती से समान नागरिक संहिता लागू है गोवा में। और उत्तराखंड ने भी एक कानून ऐसा बना लिया है, यानी नियम अधिनियम दोनों बनाए हुए हैं और दोनों को प्रभावी किया हुआ है। तो देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी जब थे, यानी कि 14 अप्रैल को, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी भी खूब तारीफ की कि भाई वाह क्या शानदार काम हुआ है। और 15 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक हुई, और कैबिनेट में इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी कि छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। पक्ष विपक्ष दोनों हैं। ये मुद्दा 1949-50 से देश की चर्चाओं में रहा है। जिन्होंने संविधान बनाया उनके बीच चर्चा में रहा है। जो लोग विरोध करते हैं उनके विरोध का जो तर्क है वो मैंने आपको बता दिया। जो इसके समर्थन में इसको अच्छा मानते हैं वो बता दिया। मैंने कि यहाँ समान नागरिक संहिता की वो समझाने की भी कोशिश की। क्योंकि ये ज़रूरी था, एक महत्वपूर्ण सूचना थी। और जैसा कि मैं कहते आया हूँ, हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई नई सूचना हो या कोई जानकारी वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।